आज का हमारा सफर 4 पड़ावों में बटा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिजली के बहाव में रुकावट क्या है और उसे मदद कैसे मिलती है। फिर हम ये देखेंगे कि इस बहाव को, इस फ्लो को मापा कैसे जाता है। इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ सबसे जरूरी नियमों को समझेंगे और आखिर में हम ये पता लगाएंगे कि ये सब मिलकर एक सेल में वोल्टेज कैसे पैदा करते हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। किसी भी चीज के फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसे रोकता क्या है, और बिजली की दुनिया में इसी रुकावट को कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। इसे ऐसे समझिए कि आप एक बहुत भीड़भाड़ वाली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी ज्यादा भीड़ होगी आपके लिए आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होगा, है ना? बस बिजली के करंट के लिए प्रतिरोध ठीक यही काम करता है। ये एक बाधा है। जैसे तांबे के तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए करंट आराम से बह जाता है, लेकिन लकड़ी का प्रतिरोध इतना ज्यादा होता है कि वो करंट को लगभग रोक ही देता है। अच्छा, अब जहां प्रतिरोध है वहां उसका ठीक उल्टा भी है, चालकत्व यानी कंडक्टेंस। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर प्रतिरोध बिजली के रास्ते का एक बंद दरवाजा है, तो चालकत्व एक खुला हुआ चौड़ा रास्ता है। जहां प्रतिरोध बहाव को रोकता है, वहीं चालकत्व ये बताता है कि बहाव कितनी आसानी से हो रहा है। इसीलिए इनके फॉर्मूले भी एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं। अब मान लीजिए हमें तांबे और एल्यूमिनियम के बीच तुलना करनी है कि कौन बेहतर कंडक्टर है। तो इसके लिए हमें दोनों को एक ही पैमाने पर मापना होगा। यहीं पर काम आता है विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। ये हमें किसी भी पदार्थ के एक फिक्स्ड साइज, जैसे कि 1 सेंटीमीटर के क्यूब का प्रतिरोध या चालकता बताते हैं। इससे हम अलग अलग चीजों की सही सही तुलना कर पाते हैं। तो अब जब हम ठोस चीजों में करंट के फ्लो को समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे रासायनिक विलयनों यानी सॉल्यूशंस पर कैसे लागू किया जा सकता है। देखते हैं कि अलग अलग सॉल्यूशंस की चालकता की तुलना कैसे की जाती है। यहीं पर मोलर चालकता का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, ये मोल क्या है? जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, वैसे ही केमिस्ट्री में 1 मोल किसी भी पदार्थ की एक तय मात्रा होती है। तो मोलर चालकता हमें ये बताती है कि अगर हम किसी पदार्थ का ठीक 1 मोल किसी सॉल्यूशन में घोल दें तो वो कितनी बिजली कंडक्ट कर सकता है। इससे हमें अलग अलग पदार्थों की तुलना करने का एक स्टैंडर्ड तरीका मिल जाता है। और इस चीज को कैलकुलेट करने का ये रहा फॉर्मूला। ये सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत काम का टूल है। अगर हमें किसी सॉल्यूशन की विशिष्ट चालकता यानी कप्पा और उसकी सांद्रता मतलब मोलारिटी पता हो, तो हम बड़ी आसानी से उसकी मोलर चालकता निकाल सकते हैं। ये लेबोरेटरी में बहुत काम आता है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ लैम्डा m यानी लैम्डा m वो मोलर चालकता है जिसे हम खोज रहे हैं। कप्पा यानी कप्पा विशिष्ट चालकता है जिसे हम इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं, और मोलैरिटी हमें ये बताती है कि सॉल्यूशन कितना गाढ़ा या पतला है, यानी उसमें पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है। तो अब हम मापना जान गए हैं, तो चलिए अब उन नियमों पर एक नजर डालते हैं जो इन सभी चीजों को एक साथ बांधते हैं। ये नियम कोलराउस और फैराडे जैसे महान वैज्ञानिकों ने खोजे थे, और ये हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक गहरी समझ देते हैं। कोलराउस का नियम एक बड़ी दिलचस्प बात बताता है। ये कहता है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को बहुत बहुत ज्यादा पतला कर दें, तो उसमें मौजूद आयंस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स एकदम आजाद हो जाते हैं, और तब सॉल्यूशन की जो कुल चालकता होती है वो बस उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की अपनी अपनी चालकता का जोड़ होती है। सिंपल। अब आते हैं फैराडे के नियमों पर। पहला नियम तो बहुत ही सीधा है। सोचिए आप एक चम्मच पर चांदी की परत चढ़ा रहे हैं। ये नियम कहता है कि आप जितनी ज्यादा बिजली पास करेंगे, चम्मच पर उतनी ही ज्यादा चांदी जमेगी। मतलब ज्यादा बिजली तो ज्यादा काम। फैराडे का दूसरा नियम हमें यह बताता है कि पदार्थ भी मायने रखता है। ये कहता है कि अगर आप चांदी और तांबे के सॉल्यूशन से बराबर मात्रा में बिजली गुजारते हैं, तो दोनों की बराबर मात्रा जमा नहीं होगी। जो मात्रा जमा होगी वो उनके तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट पर निर्भर करेगी। तो पहला नियम बिजली की मात्रा के बारे में है और दूसरा नियम पदार्थ के बारे में। तो हमने प्रतिरोध, चालकता और नियमों की बात कर ली, लेकिन ये सब मिलकर असल में एक बैटरी में वोल्टेज बनाते कैसे हैं? इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी चीज से, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए देखते हैं ये क्या है। होता क्या है कि जब किसी धातु की छड़, मान लीजिए जिंक, को उसी के नमक के घोल जैसे जिंक सल्फेट
में डुबोया जाता है तो एक तरह की खींचतान शुरू हो जाती है। धातु के एटम्स आयन बनकर घोल में जाना चाहते हैं और घोल के आयन्स वापस धातु पर जमना चाहते हैं। इसी खींचतान की वजह से धातु की छड़ और घोल के बीच एक छोटा सा वोल्टेज पैदा हो जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या होगा अगर हम सॉल्यूशन को गाढ़ा या पतला कर दें? क्या इससे उस छोटे से वोल्टेज पे कोई असर पड़ेगा? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। और इसका जवाब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन से मिलता है। और ये है वो इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन। ये समीकरण हमें एक फॉर्मूला देता है जो ये बताता है कि इलेक्ट्रोड का विभव सॉल्यूशन की सांद्रता के साथ कैसे बदलता है। ये हमें किसी भी कंडीशन में वोल्टेज का पता लगाने की ताकत देता है, जो असल दुनिया में बैटरियां बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। इस इक्वेशन में E वो असल वोल्टेज है जो हमें किसी भी स्थिति में मिलता है, जबकि E0 या E0 एक स्टैंडर्ड वोल्टेज है जो तयशुदा हालातों में मापा जाता है। और N हमें ये बताता है कि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है। तो अगली बार जब अपना फोन चार्ज करें या सड़क पर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी देखें तो याद रखिएगा कि इन सब के पीछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यही बुनियादी सिद्धांत काम कर रहे हैं। प्रतिरोध, चालकता, फैराडे के नियम और नर्न्स्ट इक्वेशन, ये सब मिलकर उस टेक्नोलॉजी को शक्ति देते हैं जो हमारी जिंदगी को चला रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि